मेरे साथ है अभिषेक और साथ ही डिम्पी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगले 1 घंटे हम उन तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे जहां एक्शन देखने को मिल रहा है और काफी एक्शनेबल बाजार है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र जहां पे हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से थोड़ी बिकवाली हावी होती हुई दिखी है, क्योंकि शुरुआत तो रिकॉर्ड ऊंचाई पे हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे हम कमजोर हुए, पर बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम सुस्ता रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स की पिक्चर आज अगर हम देखें तो थोड़ी सी अच्छी जरूर है और कई सारा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी है, उस पर ढेर सारी चर्चा करेंगे। अगले हफ्ते के लिए क्या कुछ तैयारी आप आज से करें उस पर भी बातें करेंगे, पर सबसे पहले आपको बता देते हैं बाजार की 5 बड़ी बातें। तो नए शिखर से हल्की मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिल रही है। 22,230 के पास अभी हम निफ्टी को देखेंगे और साथ ही बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां भी दिन के ऊपरी स्तरों से करीब 400 अंक फिसलता हुआ नजर आया है। सरकारी बैंक आज प्रेशर में जरूर है, पर इसके अलावा फार्मा, रियल्टी और ऑटो सेक्टर्स ये कुछ खेमे हैं जहां पे खरीदारी आती हुई दिख रही है। चुनिंदा आईटी शेयरों पर भी हमें दबाव देखने को मिल रहा है। आज उम्मीद लगाई जा रही थी कि आईटी काउंटर्स अच्छा करेंगे, पर आज थोड़े से प्रेशर में जरूर है। पर जियो फाइनेंशियल, इस स्टॉक से आप नजर नहीं हटा सकते। 12% की तेजी इस काउंटर पे दिखी है, रिकॉर्ड ऊंचाई पे आता हुआ। वहीं वोडाफोन आइडिया 27 फरवरी को जो बोर्ड बैठक होनी है फंड जुटाने पे, उसको लेकर काफी जोश, 9% की तेजी यहां पे दिख रही है। और कल भी हमने इसी शो में इस स्टॉक को आपके लिए हाईलाइट भी किया था। तो डिम्पी, थोड़ा सा हल्का ज़रूर हुआ है बाजार और आप कुछ ऐसे लेवल्स बता भी रहे थे सुबह जहां पे हमने एक एक्शन तो देखा ऊपरी स्तरों पे, पर ठीक उन्हीं स्तरों से आप देखिए थोड़ा सा गिरता हुआ ज़रूर नज़र आया है बाजार। अभी किस तरीके का डेटा बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं आप? देखिए सृष्टि, अगर आपको याद होगा तो सुबह हमने यही बात रखी थी कि बैंक निफ्टी जब तक 47,200 को क्रॉस नहीं करेगा टिकेगा नहीं, ये चलेगा नहीं, शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर नहीं दबेगा। आज आप सिर्फ बैंक निफ्टी का हाई चेक कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। बैंक निफ्टी का हाई है 47,245 और 45.45 सेकंड के लिए भी नहीं रुके हुए। तो मार्केट ने वहीं से अपने आप को रोका और उसके बाद आप देखो आप डेज लो पे आके टेस्ट कर रहा है। ये बैंक निफ्टी के अंदर हो क्या गया है ना, वो लाइट हो चुका है। सुबह अगर आप हमारी कमेंट्री देख रहे थे तो हमने ये बात रखी थी कि बैंक निफ्टी को थोड़ा टाइम चाहिए अभी सेटल होने के लिए। ये उतनी जल्दी जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर एचडीएफसी की वेटेज का भी काम होता है। आज जबकि एचडीएफसी चल रहा है उसके बावजूद भी ये टूट रहा है निफ्टी बैंक। ऑलरेडी तो कल तो सभी आरोप लगा दिया कि एचडीएफसी नहीं चलता तो इसलिए बैंक निफ्टी टूटता है। वो बात अलग है कि उसकी वेटेज है, लेकिन ये बात भी सच है कि बैंक निफ्टी को थोड़ी अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो डाइवर्जेंस है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, ये फर्क का है। एक वर्ड आपने और भी ध्यान दिया होगा कि गुस्से में आएगा बैंक निफ्टी, ये अभी गुस्से में है नहीं। ये गुस्से में जब आएगा तब आपको बताएगा कि हाँ कैसे चलता है बैंक निफ्टी। तो इसके लिए आपको एक वेट करनी पड़ेगी। एक लेवल में फिर से क्लियर कर दो, जब तक 47,200 के ऊपर आपको क्लोजिंग नहीं मिलती, शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर दबेगा नहीं। अब आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी का डाटा कल से लॉन्ग का पोजीशन है, बट जो उसके बाद का फ्यूल चाहिए होता है वो एब्सेंट है। इसलिए सुबह भी हमने आपके सामने बात रखी थी कि आप जो नए लोग आएंगे ना, उनका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का है, और जो पुराने लोग हैं उनको सिर्फ ट्रेल करना है 22,000 तक के अपने स्टॉप लॉसेस को। नए लोगों को आने के लिए थोड़ा वेट करनी चाहिए, अभी नीचे आए तब आप इसमें प्लस कीजिएगा। लेकिन दोनों ही कंडीशन में अभी भी मार्केट फ्यूरियस बुल रन में है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ फ्रॉथ को क्लियर कर रहा है, अभी कोई रिवर्सल का डाटा नहीं आया। बस सिर्फ इतना है कि आपको बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट पे कंसेप्ट करना पड़ेगा। 100-150 पॉइंट निफ्टी बैंक के अंदर मिल जाए बुक करो, जब तक 47,200 नहीं आता। एक्सपायरी के जो स्टॉप लॉसेस हैं निफ्टी के वो है 22,000, एक्सपायरी के जो स्टॉप लॉसेस हैं बैंक निफ्टी के वो है 46,500। तो ये अपने दोनों आप लेवल्स को पकड़ के रखो और उसके बाद धीरे धीरे जब भी आपको मौका मिले ट्रेड करो। फिर से रिपीट करेंगे, 20% से ज़्यादा पैसा इंडाइसिस में नहीं होना चाहिए, 40% पैसा स्टॉक्स में रखो आप और रिमेनिंग अमाउंट कैश में रखो। एक शेयर आपको ध्यान होगा सृष्टि, कल से हम बता रहे थे, इनफैक्ट कल तो मैं उसको कोस भी रहा था कि क्यों नहीं चलता, आज उसने सारी कमी पूरी कर दी एक ही दिन में। उस शेयर का नाम है इंडस टावर, डेज हाई पे। सुबह अगर किसी को वोडाफोन आइडिया से डर लग रहा हो तो हमने साथों साथ ये शेयर आपके सामने रख दिया था कि किसी को वोडाफोन आइडिया नहीं लेना तो फिर आप एक काम करो, टेलीकॉम में इंडस टावर ले लो। बकायदा डेज हाई पे आके ये काम करता हुआ दिख रहा है। तो टेलीकॉम का पूरा खेमा बजिंग है, इंडस टावर में तेजी है, वोडाफोन आइडिया में तेजी है, जियो ठीक है। तो ये दो स्टॉक आज चल रहे हैं, लेकिन अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं। मितेश पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश पालविया हमारे साथ हैं, रत्नेश गोयल हमारे साथ हैं और
विजय चोपड़ा भी फंडामेंटल अपना व्यूज शेयर करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। शुरुआत राजेश जी आपसे करना चाहेंगे। आज फिर से वही कहानी, लगातार चौथे सत्र में रिकॉर्ड ऊंचाई और उसके बाद हम देख रहे हैं कि निफ्टी नीचे आया, 22,200 को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आखिरी के घंटे में राजेश जी किस तरह की चाल आप देख रहे हैं? एक तेजी का अटेम्प्ट होगी 22,300 तक के आसपास की 50-60 अंक के लिए? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, बिल्कुल हम यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक है और जिस तरीके से मार्केट का ब्रॉडर मार्केट का बिहेवियर है ये क्लियरली दिखाता है कि मार्केट यहाँ से फर्दर तेजी एक्सटेंड करेगा। 22,200 जहाँ पे कि आज के अगर देखें पुट कॉन्सेंट्रेशन और सबसे ज्यादा पुट राइटिंग एक्टिविटी 22,200 के स्ट्राइक पे ही देखने को मिल रही, तो जो क्लियरली दिखाता है कि ये एक सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिखेगा और ये लेवल होल्ड आउट रहे तो यहाँ से तेजी एक्सटेंड होगी और फर्दर हमें लगता है कि टुवर्ड्स द मंथली एक्सपायरी फॉर दिस सीरीज हो सकता है हम मार्केट में 22,400 22,500 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे तेजी का ही ट्रेड रखना है। यहाँ पे हमें लगता है कि इंडेक्स पे अब स्टॉप लॉस जो रख लेना चाहिए वो स्पॉट पे 22,150 के आसपास रखे और टारगेट हम जो एक्सपेक्ट करें वो आना चाहिए 22,300 22,400 की तरफ। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एक सप्लाई प्रेशर बना हुआ है 47,200, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको अभी भी डिसाइसिवली ब्रेकआउट करने में कामयाब नहीं हुई है बैंक निफ्टी। मल्टीपल अटेम्प्ट लिए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी ने, लेकिन वहीं से एक सप्लाई प्रेशर बनते हुए दिखा है। हमें लगता है 47,200 जब तक क्रॉस नहीं होगा थोड़ा यहाँ पे साइडवेज बिहेवियर रहेगा, कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। डाउन साइड में 46,500 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो 46,500 से 47,200 ये एक रेंज रहेगी बैंक निफ्टी के। आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहाँ से बड़ी मूव के लिए डायरेक्शन डिसाइड करेगा, बट जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर है हमें लगता है देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि हायर साइड पे ही हमें ब्रेकआउट देखने को मिले टुवर्ड्स दिस फैब सीरीज की एक्सपायरी। ठीक है, तो निफ्टी बैंक पर ये व्यू और निफ्टी पर भी राजेश जी ने व्यू शेयर कर दिया है। 22,150 का स्टॉप लॉस, 22,300 22,400 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब फटाफट अपने एक्सपर्ट्स से ये जान लेते हैं कि आपके लिए ट्रेड के मौके कौन से शेयरों में बन रहे हैं। मितेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए आपके ट्रेडिंग कॉल्स अभी के लिए क्या हैं इस घंटे के लिए? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। बेसिकली सिस्टम और मेथड के हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग 3 स्टॉक्स आए हैं। पहले तो वेदांता आया है, बहुत ही लंबी अवधि के बाद, कंसोलिडेशन के बाद 220 के ऊपर जो सस्टेनेबिलिटी मिली है वहां पे 269 के ऊपर वेदांता में कंफर्मेशन आया है और ये लेवल पे इंडेक्स के वेदांता में कंफर्मेशन आया है वो हमारे लिए भी एक सरप्राइजिंग है। लेकिन हमें लग रहा है कि यहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक री-रेटिंग होगी वेदांता में, तो 269 के ऊपर वेदांता को खरीदने की सलाह रहेगी। 210 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट 350, दूसरा टारगेट 400। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है और मंथली और क्वार्टरली चार्ट के ऊपर बहुत रेयर कॉम्बिनेशन से ये ब्रेकआउट मिला है। दूसरा जो है वो है रैलीज इंडिया। रैलीज इंडिया में अगेन 215 के ऊपर एक एक्सटेंशन ऑफ द ट्रेंड मिला है और हमें लग रहा है कि नई री रेटिंग रैलीज इंडिया में बहुत जल्द होगी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक रैली ये इस काउंटर में देखने के लिए मिलेगी। तो रैलीज इंडिया में भी 245 के ऊपर खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 215, पहला टारगेट रहेगा 285, दूसरा टारगेट रहेगा 315 का। और लास्ट जो स्टॉक है वो है पंजाब केमिकल। अगर आप पंजाब केमिकल में देखें तो रिसेंट करेक्शन के बाद 1000 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा गया है और हर एक डिप बाय करी है मार्केट पार्टिसिपेंट ने। तो 1067 के ऊपर पंजाब केमिकल में बाय रिकमेंडेशन रहेगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 950 का। पहला टारगेट रहेगा 1250 1250, दूसरा टारगेट रहेगा 1300 का। ठीक है सर, मैंने तीनों शेयर्स आपके देख लिए, रैलीज इंडिया, वेदांता और पंजाब केमिकल्स। तीनों के टारगेट स्टॉप लॉस एक बार आप रख लीजिएगा ध्यान में और अपने रिस्क रिवॉर्ड को चेक करके आप पोजीशनिंग ले सकते हैं। मितेश पंचाल की 3 कॉल हैं। विजय चोपड़ा भी हमारे साथ है, राजेश सर भी हैं। राजेश सर, पहले मैं आपसे जरा ट्रेडिंग कॉल ले लेता हूँ क्योंकि टेक्निकल होगा, फिर उसके बाद मैं विजय जी के पास जाऊँगा। राजेश सर, आपके अपने ट्रेडिंग कॉल्स क्या है, जरा वो बताइए। पिंकी जी, आपकी ओपनिंग कमेंट्री में इंडस टावर के बारे में आप जिक्र कर रहे थे और मुझे याद है कि हमने ये स्टॉक को आई थिंक 2-3 दिन पहले भी डिस्कस किया था और आपने पूछा था कि क्या इसमें यहाँ से एक बड़ी तेजी 300 रुपए की तरफ बनते हुए दिख सकती है और वहां पे व्यू यही था कि बिल्कुल यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जाना चाहिए। आज पहली पिक इंडस टावर ही है। हालांकि स्टॉक एफ एंड ओ बैन में है, इसलिए काफी समय से एक प्राइस रेंज में अटका हुआ था और लेकिन
डिस्पाइट ऑफ स्टॉक बैन में है, फिर भी आज एक बड़ा मूव स्टॉक में बनते हुए दिखा है। जिस तरीके के मोमेंटम आज डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिख रहे हैं इंडस टावर में, हमें लगता है ये 255 260 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो इंडस टावर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किया जा सकता है। 233 के आसपास के स्टॉप लॉस होंगे। हालांकि पिछले 5-7 मिनट में वापस से इसमें एक तेजी बनी है, तो स्टॉक के थोड़े से लेवल्स चेंज हुए, बट हमें लग रहा है 260 तो इसमें इजीली एक टारगेट आते हुए दिख सकता है। दूसरा स्टॉक अगेन हाई बीटा स्टॉक पे फोकस है, जिसमें हमें लगता है अडानी इंटरप्राइजेस, ये स्टॉक पे फोकस करना चाहिए। ये स्टॉक काफी समय से एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिला है, और जिस तरीके से आज दूसरे अडानी ग्रुप स्टॉक्स में एक मोमेंटम बना हुआ है, पूरा मार्केट का ब्रेड्थ भी आज एक पॉजिटिव साइड पे, तो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में हमें अडानी इंटरप्राइज यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहा है। एक बड़ी रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे सीरीज के आखिरी पड़ाव पे होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये मोमेंटम अनफोल्ड होते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 3400 3450 की तरफ। तो अडानी इंटरप्राइज बाय करना 3400 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होंगे 3250। तीसरा स्टॉक बाय करना है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में भी देखें तो ये अपने सीरीज के हाईएस्ट पॉइंट पे अब ट्रेड कर रहा है, और जिस तरीके से स्टॉक में पिछले 2-3 दिनों में देखा हमने एक नैरो प्राइस रेंज का ब्रेकआउट आज के सेशन में होते हुए दिखा है, तो अंबुजा सीमेंट पे हमारा व्यू बुलिश है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा टुवर्ड्स 630 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे 592 का। ये स्टॉक पे भी बाय करने की सलाह है। ठीक है, आपके 3 शेयर हो गए सर। ऑलमोस्ट 2 तो अडानी ग्रुप के हो गए। अंबुजा सीमेंट, अब कहने को अंबुजा सीमेंट है लेकिन ये अडानी ग्रुप की कंपनी है। तो आपने एक अडानी एंटरप्राइजेस और अंबुजा सीमेंट बताया, दूसरा आपने इंडस टावर बताया। इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया। तो कल हम इसके बारे में ज़रूर, कल नहीं, मैं तो 3-4 दिन से जिक्र कर रहा हूँ। वैशाली से भी हमारी बातचीत हुई थी कि शेयर सब दे रहे हैं लेकिन चलता नहीं है इंडस टावर, तो लेकिन आखिरकार चला और उसने पूरे हफ्ते का निचोड़ आज ही आज में कर दिया 8% ऊपर। एक काम करते हैं, रत्नेश सर से उनकी भी जरा ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं बैक टू बैक। रत्नेश सर, गुड आफ्टरनून सर। अब बताइए आपकी कॉल्स क्या हैं? आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी दर्शकों को भी नमस्कार। मेरे भी दो बाइंग कॉल साइड ही रहेंगे। दोनों मुझे ऐसा लगता है कि काफी अच्छे कंसोलिडेशन का ऑफिस में ब्रेकआउट देखने को मिला। तो पहला जो एक एस्ट्रॉल है, एस्ट्रॉल में यहाँ पे 2030 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 2150 के टारगेट में यहाँ पे मुझे आते हुए दिख सकते हैं। 2-1 दिन के होल्डिंग के हिसाब से भी इसमें टारगेट ये बन सकते हैं। दूसरा जो कॉल रहेगा एक बीईएल का। बीईएल में मुझे ऐसा लगता है कंटिन्यू हायर ही फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो इसमें वापस से एक नई तेजी रिज्यूम हुई है, तो इसमें 199 रुपए के स्टॉप लॉस से 212 रुपए के टारगेट मुझे यहाँ पे आते हुए दिखाई देते हैं। और एक कॉल का अपडेट जरूर डिम्पी जी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जब इस हफ्ते में आपके साथ मॉर्निंग शो में था, एक सेल्जर दिया था, अगर आपको याद हो तो उसमें शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पे मैंने 650 रुपए का दिया था। तो आज ये यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है 570 560 के आसपास में उसका रेट चल रहा था इस वीक में। तो एक 650 रुपए का टारगेट सेल्जर का मुझे आज यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सर, मेरे को अच्छे से याद है सेल्जर। साथ में आपने ये भी बताया था एक दूसरी कंपनी है, पता नहीं ऐसा क्यों नाम रख देते हैं जो बोला भी ना जाए, एपरीग्रिल के नाम से उसका नाम था। आपको याद है सर? सही है ना मेरी याददाश्त इसका मतलब? ठीक है ना सर? उसी दिन दिया था ना आपने, पहला शेयर सेल्जर था, दूसरा एपीग्रिल था। बिल्कुल डिम्पी जी, बिल्कुल सही याददाश्त, बिल्कुल पूरी दुरुस्त याददाश्त है आपकी। बहुत बढ़िया, यही होता है सर बॉर्नविटा पीने का कमाल। खैर मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कोई कैंपेनिंग नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, सेल्जर का आपने मेरे को याद है, अच्छे से आपने बताया था और उसका बेनिफिट लोगों तक पहुंचा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ये बढ़िया ट्रेड आपने दिए और मेरे को लग रहा है बीएल आपका भी और चलेगा। अब मेरे साथ एक और मेहमान भी है, मैं उनका स्वागत थोड़ा मुंह मीठा करवा के कर देता हूं। मैं हमेशा जब भी आते हैं तो पहला शेयर वही पूछता हूं। आपको भी लगता होगा, पता नहीं कि विजय जी और इस शेयर का क्या कनेक्शन है कि जैसे वो बैठते हैं स्क्रीन पर, आप मिष्ठान फूड के बारे में ज़रूर पूछते हो। वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि बढ़िया रिटर्न दिए, 26 रुपये तक हुआ है। एक बार ज़रा मेरी स्क्रीन दिखाओ तो आपको पता लगेगा। चोपड़ा सर, अब इसको और रखें ना, डायबिटीज़ तो नहीं हो जाएगी ना मिष्ठान को रखने पर? मिष्ठान के अलावा भी मैंने बहुत कुछ बोला था, बट हाँ, मिष्ठान की यदि हम बात करें, थोड़ा सा जैसे बाजार में गिरावट आई तो स्टॉक में भी थोड़ी गिरावट हमने देखी है। 22 साढ़े 22 पे ट्रेड कर रहा है, और मुझे लगता है कि ये अगर कोई कंपनी रेवेन्यूज डबल कर सकती है तो स्टॉक का डबल होना लाजमी है। तो थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद अगर आपको नीचे मिलता है थोड़ा और 18-20 के लगभग, तो बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल है, वो ले सकते हैं। दोबारा से मुझे लगता है ये आपको 28-30 तक जाते हुए भी दिख पाएगा। तो बट एक चीज डिम्पी जी, अगर आपको भी कुछ मैं याद कराना चाहूंगा, कुछ स्टॉक्स मैंने बोले थे, हमारी बातचीत हुई थी जियोफिन के बारे में जब ये 247 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, और बिल्कुल हुई थी मैंने सर, आपको बिल्कुल हुई थी। हाँ,
तो उस समय मैंने कहा था कि ये मुकेश जी जो भी करते हैं, मुकेश भाई बहुत बड़ा ही करते हैं, कुछ छोटा नहीं करते। तो आज हम देख रहे हैं जियोफिन लगभग 350 के स्तर पे टच करके आया है। अगर ट्रेडर्स हैं तो यहाँ थोड़ा बुक कर सकते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं वो बने रहें। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म गेम है इसके अंदर, और अभी तो रेवेन्यूज आने शुरू नहीं हुए, और जब आप रेवेन्यूज देखेंगे तो इस स्टॉक का क्या भाव होगा मुझे भी नहीं पता। तो ये पोटेंशियल मल्टीबैगर है, मैं दोबारा से आइटरेट करना चाहता हूँ। आज चला हुआ है इसलिए मैं बोलूंगा। दूसरा, मैंने वाडीलाल और क्रिसिल भी रिकमेंड किया था आप ही के साथ। तो ये दो स्टॉक्स में भी बहुत ही अच्छा मुनाफा मिला, दोनों टॉप क्लास कंपनीज हैं, और यदि किसी के पास वाडीलाल है बुक कर सकते हैं। और क्रिसिल भी 5,000 के लगभग होके आया, तो वहां पर भी एक प्रॉफिट बुकिंग बनती है। ठीक है, बढ़िया। सर मैं एक बात बोलूं, ये जियो फाइनेंशियल मेरे को अच्छे से याद है, लेकिन ना 99% क्रेडिट आप ले लो, 1% क्रेडिट आप मेरे को भी दो। पता है सर, वो क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे कि जियो फाइनेंशियल ले लूं कि नहीं लूं, 1% क्रेडिट सर हमारे नाम का भी बनता है, इतना तो सरकार TDS भी काट लेती है, 1% हम काट लिया आपके क्रेडिट में से। डिम्पी जी, आपका 100% कंट्रीब्यूशन है। कई बार जब आप खासकर लाइव टीवी पे होते हो और बहुत सारे एंकर्स हैं, अगर वो वाजिब सवाल नहीं पूछेंगे तो वाजिब जवाब भी नहीं आता। तो आपका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक डायरेक्टर एक एक्टर से अच्छा काम करा लेता है और अच्छी मूवी बना लेता है, वैसे ही एक अच्छा एंकर जो है वो सही सवाल पूछ के, और जाहिर बात है हम दोनों का पर्पस यही है कि जो मासेस हैं, लोग हैं, उन तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे और वो मुनाफा कमाएं, और किसी भी रीति से नुकसान ना करें। ये हमारी पूरी कोशिश रहती है कि अच्छी से अच्छी रिसर्च और अच्छी से अच्छी कंपनी को निकाल के सामने रखा जाए। तो आपका रोल भी बिल्कुल मैं कहूँगा 50-50 है। आपका लाजमी सवाल पूछना और मेरा लाजमी जवाब देना। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच ये 50% क्रेडिट देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मेरे दो सहयोगी भी हैं, अभिषेक और सृष्टि, उनके पास भी बहुत सारे सवाल हैं, ब्रेक के बाद वही सवाल पूछेंगे। तुरंत आ रहे हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। पर चलिए अब समझ लेते हैं कि ऑप्शन मार्केट में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, और ये समझेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन में। आज के ऑप्शंस की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ कुश बोरा जुड़ चुके हैं। कुश, वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या कुछ स्ट्रैटेजी है? जी हाँ सृष्टि, वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, आज की जो हमारी ऑप्शन के चैंपियन की सेगमेंट की रणनीति है वो है IRCTC पे। ये स्टॉक रेलवे सेगमेंट में है, बट उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं किया था जिस तरह से बाकी स्टॉक्स ने किया है, लेकिन आज 950 का रेजिस्टेंस ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमारे हिसाब से यहाँ पे 670 का जो स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल ऑप्शन है वो 17 रुपए के करीब बाय करें। 22 और 27 रुपए के टारगेट के लिए 12 रुपए अपने स्टॉप लॉस, 12 रुपए अपना स्टॉप लॉस लेके चलें। टारगेट स्टॉप लॉस के हिसाब से 8750 का प्रॉफिट पोटेंशियल और 4375 का लॉस पोटेंशियल है। तो IRCTC का कॉल ऑप्शन 670 वाले स्ट्राइक प्राइस का। ओके, IRCTC यहाँ पे आपको कॉल खरीदनी है 670 रुपए की 17 रुपए पे, और इससे जुड़े जो भी टारगेट्स हैं और स्टॉप लॉसेस हैं वो भी आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कुछ स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे कि कहाँ पे एक्शन देखने को मिल रहा है। और हम बात करना चाहेंगे आइनॉक्स ग्रुप ऑफ शेयर्स की, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्शन हम देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आइनॉक्स ग्रीन ये काउंटर है जो कि अभी फ़िलहाल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट इसके अलावा आइनॉक्स विंड, आइनॉक्स एनर्जी, इन सब में ही एक अच्छा एक्शन हम देख रहे हैं। एक बार विजय जी आपसे समझना चाहेंगे, क्या कुछ नज़रिया रखते हैं आप आइनॉक्स ग्रुप ऑफ शेयर्स में? दो काउंटर्स, जो 3 लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें से 2 तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, पर क्या आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी, इस पर भी कोई व्यू है? लिस्ट हुए करीब 1.5-2 साल हो गया है इसे। सारा का सारा आइनॉक्स समूह जो है वो बहुत ही अच्छा रनअप दिखाया है उसने पिछले आई थिंक एक से 1.5 साल की बात है। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी फिलहाल मुझे लगता है कि यहाँ पे फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल नहीं बनती, थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन है, 630 के करीब का प्राइस टू अर्निंग है। अभी रेवेन्यूज दिखाई नहीं दे रहे। जितनी भी ग्रीन एनर्जी की कंपनीज है वहाँ पे अभी रेवेन्यूज नहीं है, फ्यूचरिस्टिक बातचीत है, चाहे वो अदानी ग्रीन हो
या और दूसरी कंपनीज हो। तो आई वुड से कि फिलहाल तो थोड़ा सा करेक्शन का इंतजार करें आइनॉक्स स्क्रीन में जाने से पहले। और यदि आपको ये कहीं पे भी 100 95 100 के लगभग मिलता है तो एक अच्छा लेवल होगा। तो यहाँ से मुझे लगता है कि 20-25% के करेक्शन के बाद ही इसमें एंट्री लेनी चाहिए। थोड़ा सा जो जो इसका प्राइस टू अर्निंग है वो भी जस्टिफाई हो जाएगा। बाकी अगर आप आइनॉक्स विंड की बात करें, बहुत अच्छा रन अप ऑलरेडी दिखा चुका है। तो एनर्जी में हम देख रहे हैं कि वैसे ही बहुत मार्केट भी बुलिश है। तो मोटा-माटी ₹100 से ₹600 हो चुका है ये स्टॉक। तो अभी तो मैं फिलहाल आइनॉक्स ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं उनसे दूर रहने की सलाह दूँगा। बहुत वैल्यूएशंस थोड़ी स्ट्रेच्ड हैं। करेक्शन हो जाने दीजिए। उसके बाद हम डिसाइड कर पाएँगे। ठीक है, दूर रहने की सलाह है आइनॉक्स ग्रुप के स्टॉक से। लेकिन इंडियन होटल्स आज भी हम देख रहे हैं कि बढ़िया तेजी है और लगातार ये शेयर चला है। राजेश जी, जरा आप इंडियन होटल्स को चेक कीजिए। ₹600 के भाव इसके हैं, आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर भी ये पहुंचा है। किस तरह से देख रहे हैं आप शेयर को? क्या यहां से भी तेजी के मौके हैं, या शेयर चूंकि एक तरफा चाल दिखा चुका है, अब थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए? देखिए, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे स्टॉक है। और अगर हम देखें तो हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। इंडियन होटल के ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो फोर्थ कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे स्टॉक में एक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, जो कि एक क्लियर सस्टेन्ड अप ट्रेंड को डिस्प्ले करता है। हमें लगता है कि सेक्टर में एक अच्छा यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है। तो इंडियन होटल में जिनके पास पोजीशन है, अब यहाँ स्ट्रेटेजी ये होगी कि स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल कर ले हायर साइड पे। नियर टर्म सेटअप के हिसाब से 580 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें और पोजीशन होल्ड रखें, क्योंकि ये मार्केट में जिस तरीके से बुलिश टेक्सचर है, हो सकता है स्टॉक में और भी अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिखे। क्योंकि हम देख रहे हैं जो भी स्टॉक्स ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ पे नो सप्लाई जोन, जो बिना रेजिस्टेंस के ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ पे एक अलग ही तरीके का बिहेवियर और एक कंटिन्यूटी अभी भी बनी हुई है। क्योंकि स्टॉक का बिहेवियर देखें या मार्केट का बिहेवियर देखें, एक बुलिश ही डायरेक्शन में है। तो अपसाइड के टारगेट 620 630 भी आते हुए दिख सकते हैं। 580 का स्टॉप लॉस ट्रेल करें, पोजीशन होल्ड रखें इंडियन होटल। ठीक है, इंडियन होटल्स को होल्ड करने की सलाह है। आज हम देख रहे हैं कि रेलवे वाले शेयरों में बहुत ही बढ़िया एक्शन बना हो। IRCTC में देख रहे हैं कि 3-3.25% के आसपास की तेज़ी है। रेल टेल, राइट्स, ये तमाम शेयर आज चल रहे हैं। रत्नेश जी, अगर रेलवे में से कुछ चुनना हो, आपको सही इस वक्त क्या लग रहा है, कहां पर दांव लगा सकते हैं? अगर सभी रेलवेज में देखें तो दो स्टॉक्स हैं यहाँ पे। एक तो सबसे पहले मैं रेलटेल की बात करना चाहूंगा, क्योंकि रेलटेल में काफी लंबा टाइम से हमको कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था और अपने की एवरेज से पास में इसने सपोर्ट लेके चलना चालू करा वापस। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर किसी को मीडियम टर्म के लिहाज से अगर इन्वेस्टमेंट करना, तो ₹350 के स्टॉप लॉस से वापिस से जो टारगेट इसके बनेंगे 450 470 टारगेट के लिए रिटेल में देखा जा सकता है। और जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो आईआरसीटीसी में भी काफी अच्छा एक वापिस से कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट आज के सत्र में हमको देखने को मिला है। तो यहाँ पे भी आईआरसीटीसी में भी ₹940 के स्टॉप लॉस से जो टारगेट बनते हैं वो 1000 से लेके 1030 तक के टारगेट बन सकते हैं। दिग्गज पर ही दांव लगाने की सलाह है। IRCTC ₹1000 से ऊपर के लक्ष्य IRCTC के लिए ₹967 का भाव है। 3.5% ऊपर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और बजिंग स्टॉक्स की चर्चा करेंगे। साथ ही आपके लिए BTST या फिर STBT ट्रेड भी लेकर आएंगे। और शुक्रवार की भी, आज शुक्रवार है, सोमवार की भी प्लानिंग आपके लिए हम कराएंगे। पूरी तरह से एक रेंज के अंदर इंडाइसेस इस समय कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी फ्लैट, बैंक निफ्टी करीब 50 अंक नीचे, इंडिया विक्स करीब 1 पॉइंट नीचे, एडवांस डिक्लाइन बराबर की। तो स्टॉक स्पेसिफिक चर्निंग जो हो रही है मार्केट के अंदर वो ज़बरदस्त है, उसका भरपूर फायदा उठाइए। इंडाइसेस को छोड़ दीजिए, भले छोड़ना हो तो। एक शेयर मेरे को जरा विजय सर से और पता करना है, मैं इसमें टेक्निकल वाला एंगल मैं जोड़ देता हूँ, और वो जरा आपको मेरी स्क्रीन दिखेगी स्क्रीन पर, और वो है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। विजय सर, इसमें आप फंडामेंटल चीज़ें बता दीजिएगा। टेक्निकल मैं इसके अंदर एक पॉइंट जोड़ना चाहता हूं, और अगर कहीं गलत हूं तो मेरे को राजेश सर आप कहीं करेक्ट कर दीजिएगा। ये जो मैंने चार्ट डाला है ये मंथली चार्ट है, यानी कि हर एक कैंडल मंथ की है। आप देखेंगे 2019 के आसपास ये शेयर पहली बार इस 200 दिनों की एवरेज के नीचे पहुंचा था। ये मैंने आपके लिए मार्क किया है।
बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन इस शेयर ने कर दिया है। ये वो पूरा कंसोलिडेशन का फेस है और अब ये टिपिकली फिर से उसी 200 दिनों की एवरेज को ब्रेकआउट करने की कर रहा है तैयारी, यानी कि करीब करीब 5 साल बाद ये शेयर 200 दिनों की एवरेज के ऊपर आने की तैयारी कर रहा है। विजय सर, इस पे फंडामेंटल क्या चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं? क्या मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, बैलेंस शीट ठीक हो रही है, बिजनेस ठीक है, बुरी खबरें आना बंद हो गई, क्या वजह है? क्यों चल सकता है शेयर अगर ये 200 दिनों के ऊपर पहुंचा तो? आपने जो कुछ बातें बोली हैं कि मैनेजमेंट में बदलाव है, दूसरी बात जो इनका जो एनपीए था, जो जो खराब बुक थी, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं अब सेटल्ड है या होने के कगार पे है। और जितनी भी इनकी जो बैड लोन्स थे उनमें कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो चुकी है। तो अभी जो जो क्वालिटी ऑफ जो एसेट क्वालिटी है वो बहुत बेहतर है 5-6 साल पहले से। पहले ऐसा होता था कि बीएचएफएल और इंडिया बुल्स कहीं पे भी किसी को भी फंडिंग कर देते थे। मगर ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 5-6 इयर्स ये काफी बदलाव देखने को मिला है और अब जो बुक है वो बहुत फर्क है। तो आपकी बात में कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ टिम्पी की, काफी कुछ बदलाव के बाद एक तो सेक्टर अच्छा है, दूसरा मुझे अगर ठीक से याद है तो अभी हाल फिलहाल में इन्होंने राइट्स इशू भी लेकर आए थे जो 1.5 1.6 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ था। तो फंड रेजिंग भी पैरेलली चल रही है और सेक्टर बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि अभी तो इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट्स में गिरावट होनी शुरू होगी और ज़्यादा दमखम से मुझे लगता है जो पूरा हाउसिंग सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, तो वहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी। तो सेक्टर ठीक है, मैनेजमेंट चेंजेस हुए हैं, जो एसेट क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई है। मुझे लगता है कि यही बुनियादी चीज़ें हैं जो किसी एनबीएफसी में देखी जाती हैं। तो डिम्पी, आई ऑल्सो एग्री कि यहाँ से ये राउंडिंग बॉटम टाइप कुछ फॉर्मेशन बन रहा है और अच्छे चांसेस हैं कि यहाँ से तेजी करे और दोबारा से आपको 1200-1300 से तक जाके। एग्री सर, पॉइंट टेकन। आप ये कह रहे हैं कि ये बढ़िया मूव दे सकता है शेयर और ये अच्छा मूव है और ये आज में ये चला है ना 9%। अच्छा, एक और खूबसूरती बता देता हूँ, टिपिकली बैन वाला शेयर है, ये तो लास्ट डे तक भी बैन में रहता है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि 15 शेयर F&O बैन में, लेकिन उसमें इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस बैन में नहीं है। अभी मैंने जस्ट बैन लिस्ट चेक की, मैं रोज ही भेजता हूँ सिस्टम में, बट मेरे को भी बड़ी हैरानी हुई देख के कि ये बैन में नहीं है, 15 शेयर F&O बैन में है और सीरीज की हम क्लोजिंग करने पे जा रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग प्ले है। आप इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस को अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ लीजिएगा, अगर आपको जमे तो फिर इसमें आप ट्रेड जरूर लीजिएगा। एक और शेयर जो मेरे को लग रहा है कि थोड़ा और चल सकता है, पॉलीकैब। एक बार जरा स्क्रीन पे लेके आए तो पॉलीकैब, और एक शेयर मैं और पता कर लेता हूँ, वो है AB कैपिटल। पॉलीकैब और AB कैपिटल। रत्नेश सर, एक बार जरा AB कैपिटल आप चेक करोगे? AB कैपिटल, इसको चेक दिखाओ। इसके अंदर बिल्डअप वगैरह ठीक है, प्राइस एक्शन भी ठीक ही है, ये और चल सकता है क्या? AB कैपिटल अभी डेज हाई पे बंद कर रहा है, मैं इसको BTST करना चाहता हूँ। एबी कैपिटल में देखेंगे तो काफी अच्छा कंसोलिडेशन है। 200 अपने और 50 डे मूविंग और 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास में करा है। डेफिनेटली आज थोड़ा सा इसमें फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो इसमें बिल्कुल बीटीएसटी करी जा सकती है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल मिलता है यहाँ पे बीटीएसटी के लिहाज से। 183 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए। जो टारगेट बन सकते सोमवार के सत्र के लिए वो 195 तक के बन सकते हैं। ओके, तो AB कैपिटल और पॉलीकैप ये दोनों पे ही राय। पर आज सुबह जब हम वोडाफोन आइडिया की बात कर रहे थे तो हमने आपके लिए जी एंटरटेनमेंट भी हाईलाइट किया था। आज थोड़ा सा रिवर्सल उस पर ज़रूर है, पॉजिटिव खबर नेगेटिव खबर उसका रुख उसमें चल रहा है, पर जैसा कि हमने मीडिया काउंटर्स में एक गिरावट ज़रूर देखी है। राजेश जी, सन टीवी आपको फिलहाल कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे? क्योंकि एक लंबे अरसे के डाउनफॉल के बाद आप देखिए थोड़ा इसने 2 बार जाके करीब 600 का स्तर भी रीटेस्ट किया, आज 20 डे मूविंग एवरेज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए? क्या फिलहाल भरोसा हो रहा है या अभी इससे बच के रहना की राय देंगे आप? तो देखिए सृष्टि, पहली बार स्टॉक में एक यहाँ पे अगर हम डेली सेटअप देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बनते हुए दिखा है। हालांकि ओपन इंटरेस्ट देखें तो कोई सब्सटेंशियल ओपन इंटरेस्ट चेंज नहीं हुआ है, लॉन्ग बिल्टअप के साइन है, लेकिन काफी थिन ओपन इंटरेस्ट के साथ पोजीशन ऐड होते हुए दिखी है। तो यस, यहाँ पे एक ट्रेड लिया जा सकता है। काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद काफी समय से स्टॉक एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा था, साइडवेज था, और अब यहाँ पे एक फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल बनते हुए दिख रहा है। तो एक छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड लिया जा सकता है लॉन्ग साइड का। अगर ये कंटिन्यूटी रहती है, स्टॉक अब 630 के ऊपर सस्टेन होता है अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन,
तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक मूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 660 की तरफ। तो छोटा स्टॉप लॉस होगा 625 का, बाय किया जा सकता है। ओके, तो कुछ लेवल्स हैं जो कि ध्यान में रखने हैं सन टीवी को लेकर। फिलहाल इन स्तरों पे बाय भी कर सकते हैं, पर आज दो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी बस कर रही हैं। हमने सुबह भी इस पे एक बार नज़र डाली थी। और मितेश, एक SBI लाइफ देखें जो देखिए एक तरफा इसमें तेज़ी देखने को मिली है, बहुत अच्छी तरीके से इसने अपने अप ट्रेंड को निभाया है। वहीं HDFC लाइफ काफ़ी बिगड़ा हुआ चार्ट पैटर्न है, काफ़ी इसमें गिरावट भी हमें देखने को मिली, पर फिर से एक रीबाउंड की तैयारी कर रहा है। ये दोनों ही काउंटर्स पे आपसे राय लेना चाहेंगे। डेफिनेटली आपने बहुत ही अच्छी तरीके से नैरेट किया है कि एक ही सेक्टर में दो स्टॉक है जहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट के ट्रेड लिए जा सकते हैं। पर अभी HDFC लाइफ में जो आपने बोला वही है कि कंसोलिडेशन के बाद एक अपमूव की तैयारी है। सिस्टम और मेथड के हिसाब से 570 के ऊपर एक ट्रेंड रिवर्सल मिला है, तो हमारे हिसाब से ये जो करंट ट्रेंड वो एक्सटेंड होना चाहिए। और पहला जो टारगेट आता है उसका वो सिस्टम और मेथड के हिसाब से 620 का आता है। सो वी आर ऑफ द व्यू के 560 के स्टॉप लॉस से अगर HDFC लाइफ में ट्रेड लिया जाए तो डेफिनेटली 620 के टारगेट अगले 10 से 15 दिन में आ सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो लगातार देखिए आगे हम फोकस करेंगे कुछ OMCs काउंटर्स पे। लगातार तीसरे दिन है जब हम शो में हाईलाइट कर रहे हैं कि जो BPCL, HPCL इन सभी में कमज़ोरी गहराती हुई दिख रही है। हालांकि ये कमज़ोरी स्ट्रक्चरल अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिपोर्ट्स नहीं आ रही है यहाँ पे। कुछ ब्रोकरेजेस हालांकि सतर्क ज़रूर है, जैसे कि कल CLSE की बिकवाली की राय की रिपोर्ट आई थी, पर आज फिर से हम देख रहे हैं ये सभी काउंटर्स प्रेशर में हैं। बहुत शॉर्ट कॉल्स भी यहाँ पे नहीं आई हैं क्योंकि एक अच्छा रनअप हमने देख लिया है, बट जस्ट एक हाईलाइट कि यहाँ पे एक अच्छी गिरावट है। अभी इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात डिम्पी जी कर ही रहे थे। अब बढ़ते बढ़ते देखिए करीब 9.3% की यहाँ पे तेज़ी हो गई है। सुप्रजित इंजीनियरिंग की भी हमने सुबह बात की थी, यहाँ पे भी 6% की तेज़ी है। पर कुछ और काउंटर्स पे नज़र डालें तो एस्ट्रल एक और काउंटर सामने आ रहा है। एक बार मितेश जी आप बताइए एस्ट्रल कैसे दिख रहा है आपको चार्ट्स पे? आज एक 5 से 8% की तेज़ी है यहाँ पे। डेफिनेटली एस्ट्रल बहुत ही स्ट्रॉन्ग तेजी सिंगल डे में दिखाई है और हमारा लास्ट वीक के 3 रिकमेंडेशन थे उसमें एस्ट्रल एक था, तो डिस्क्लेमर के तौर पे हमारे क्लाइंट के पास हो सकता है जो वीकली रिपोर्ट हम बताते हुए। तो डेफिनेटली एस्ट्रल के ऊपर 2050 के ऊपर एक ट्रेंड रिवर्सल है और ये कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड हमको आज कंफर्मेशन मिला है। अगर आप देखें तो बहुत ही लंबी अवधि के बाद एस्ट्रल जो काउंटर में एक दिन में 6% की बढ़त देखी गई है और आज इंटरेस्टिंगली वो वॉल्यूम सपोर्टिव भी है। तो हमारे हिसाब से ये जो ट्रेंड है वो चलना चाहिए। हमारा जो इनिशियल टारगेट है उसमें वो 2150 का है, 2150 का। करंट लेवल के ऊपर इवन 6% के ऊपर भी अगर किसी को लेना है तो यहाँ पर डीप स्टॉप लॉस 2020 को स्टॉप लॉस लेना चाहिए, पहले टारगेट 2150 के लिए। ओके, तो कुछ लेवल्स हैं जो कि आपको एस्ट्रल में ध्यान रखने चाहिए। काफ़ी अच्छा चार्ट पैटर्न भी आ रहा है। पर चलिए वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, पर उससे पहले तैयार हो जाइए भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के सबसे बड़े आयोजन के लिए। 28 फरवरी बुधवार को देखिए आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स वॉयज का 10वां संस्करण। तो मिलते हैं इस आयोजन में। क्या टैक्स लगा रहा है आपकी सैलरी में सेंध? क्या अभी तक आप नहीं समझ पाए हैं GST का पेज? टैक्स की गुत्थी समझेंगे तभी उलझने सुलझेंगी। मार्च से पहले करिए टैक्स की पक्की प्लानिंग। देखिए टैक्स महाकुंभ 24 फरवरी को 11 बजे से लगातार सिर्फ ET नाउ स्वदेश पर। ब्रेक वाले में फिर आपका स्वागत है। मार्केट्स के अंदर तो खैर एक स्थिर काम ही हो रहा है और होना भी चाहिए। फ्राइडे वाले दिन इतना मोमेंटम मार्केट के अंदर आना नहीं चाहिए और हफ्ते भर की जो पोजीशन है वो थोड़ी डाइजेस्ट हो रही है। मार्केट कुछ वैसे ही करता हुआ दिख रहा है। अच्छा, एक क्लैरिफिकेशन दे दूँ, F&O से बाहर जा चुका है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, इसलिए मेरे को F&O बैन में भी देखा और ये मेरी हेल्प की है राजेश सर ने। उन्होंने कहा कि जैन कॉन्ट्रैक्ट से बाहर चला गया था। राजेश सर थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को अपडेट कर दिया ये। अच्छा, मेरे से मिस हो गया था कि ये फ्यूचर लिस्ट से बाहर जा चुका है। अभी शेयर करीब 10% ऊपर
ऊपर है, तो इसके ऊपर अब 20% वाले सर्किट लागू होते हैं। और दूसरा, ये शेयर अब 10.25% भी ऊपर है। इस शेयर को ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी चोपड़ा जी ने भी आपको इसके बारे में जानकारी दे दी और हमने भी डिस्कस किया है। और क्लैरिफिकेशन दे दें कि यह अब फ्यूचर्स का पार्ट नहीं है, जैन कॉन्ट्रैक्ट इसके लास्ट कॉन्ट्रैक्ट से उसके बाद से बाहर है। एक और शेयर भी है मेरी लिस्ट में, मैं उस पर ना एक बार रत्नेश सर का कॉल लूँगा और मेरे को लग रहा है वो बढ़िया चल सकता है। वो शेयर थोड़ा ट्रेडर फैंसी भी है। उस शेयर का नाम है BF यूटिलिटीज़, उसको थोड़ा लेकर रखने वाला है। ऐसा नहीं कि आज लोगे कल ही कल में चल जाएगा। रत्नेश सर इसको ना मंथली और वीकली चार्ट ही डालना, हाँ डेली डालोगे तो फिर आपको गलत पिक्चर आएगी। BF यूटिलिटीज़ ये वाला, यस यही वाला। सर ये बढ़िया चल सकता है क्या ये? क्योंकि मेरे पास जो इसका टारगेट है ना, या मैं टारगेट जो कैलकुलेट कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है ये 1300 रुपये का भी हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल डिम्पल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने बिल्कुल सही इसको पकड़ा है स्टॉक को। और ये वीकली मंथली सभी टाइम फ्रेम में काफी लंबा कंसोलिडेशन के बाद में काफी अच्छा ब्रेकआउट। और यहाँ पे नीचे में वॉल्यूम एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा हो रही है। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वो बड़े प्लेयर्स में माल ले रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो आपने टारगेट दिया बिल्कुल वो 1300 रुपये से 1400 रुपये तक आ सकता है। इसमें किसी को फ्रेश एंट्री लेना है तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे 800 रुपये का स्टॉप लॉस है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी अच्छा मिलता है। रिवॉर्ड भी करा काफ़ी ठीक है यहाँ पे। एक और शेयर मेरे को जरा, ये मैं चोपड़ा सर से पता करूँगा। उस शेयर का नाम है गोदरेज एग्रोवेट के नाम से कंपनी है। गोदरेज की कई कंपनीज हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, गोदरेज इंडस्ट्रीज़। ये जो एग्रोवेट है ना, ये भी इंटरेस्टिंग है शेयर। और धीरे धीरे करके ये भी अच्छा बेस बनाने के बाद चलने को तैयार है और हो सकता है इलेक्शन से पहले चल भी जाए ये शेयर। चोपड़ा साहब आपकी रिकमेंडेशन क्या है इस पर? आपने देखा होगा टेक्निकली फंडा दोनों तरीके से। अच्छा है, गोदरेज का मैनेजमेंट है, एग्री स्पेस में कंपनी है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसके पास जो पाम ऑयल प्लांटेशंस हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। और अभी तो न्यू एडिबल ऑयल पॉलिसी आई है और भारत अपने आप में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। तो इस पे पतंजलि और अदानी विलमार काफ़ी पाम ऑयल प्लांटेशंस की ओर ध्यान लगा रहे हैं। मगर अभी प्लांटेशंस पूरी तरीके से इंडिया में शुरू नहीं हुई है। मगर गोदरेज एग्रोवेट ऐसी कंपनी है जिसके पास अपने अभी अच्छा खासा डेडिकेटेड लैंड बैंक है जहां पर वो पाम ऑयल प्लांटेशन करते हैं इंडिया में। और मुझे लगता है कि पाम ऑयल का इस्तेमाल ना केवल FMCG में मगर खाने पीने की वस्तुओं में भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो इस लेवल पे बिल्कुल भी बुरा नहीं है। फंडामेंटली भी देखें, टेक्निकली भी देखें तो दोनों तरीके से स्टॉक ठीक लग रहा है। और एक प्रेफर्ड सेक्टर है। फूड एंड बेवरेजेस मेरे को हमेशा से अच्छा लगता है। कंजम्पशन स्टोरी है। भारत में 150 करोड़ लोग हैं, रोज उनको 3 बार खाना खाना है। तो कहीं ना कहीं फूड से रिलेटेड या एग्री से रिलेटेड कंपनीज जो हैं वो कभी भी आउट ऑफ फ्लेवर नहीं जाएंगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट आई थिंक कि इट्स अ वेरी गुड स्पेस टू बी इन और कंजम्पशन स्टोरी है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे बाइंग मुझे लगता है कि लंबी अवधि के लिए करी जा सकती है। ठीक है। विजय जी, अभी आप कह रहे थे आपको खाना पीना अच्छा लगता है, तो मेरे को पता है आपके जो छोटे भाई है वो शेफ है। छोटे भाई है ना आपके शेफ, उनका नाम क्या है? मैं उनका नाम थोड़ा भूल रहा हूँ। अजय चोपड़ा है क्या उनका नाम? शेफ अजय चोपड़ा। शेफ अजय चोपड़ा। अगर किसी को ना ट्रस्ट हो रहा हो ना तो एक बार आप गूगल करके देखना शेफ अजय चोपड़ा। तो आपको एक तो उनकी जैसी बिल्कुल शक्ल दिखेगी विजय जी जैसी, और वो कमाल के शेफ हैं बहुत ही, और वो बहुत बड़े बड़े आयोजन भी करते हैं। तो इसलिए जैसे आपने खाने पीने के नाम लिया ना, मेरे को एकदम से आपके छोटे भाई की वो शक्ल ध्यान आ गई। तो ये बस मेरे को एक पॉइंट ऐड करना था। इसलिए गोदरेज एग्रोवेट आप रखो ध्यान में, ये शेयर चोपड़ा जी ने ओके कर दिया है। सृष्टि, पूछिए सवाल। सर बिल्कुल, आपके बोलते बोलते ही मैंने गूगल किया, एकदम शक्ल मिलती है। और सर ये तो मास्टर शेफ ऑफ इंडिया में भी आ चुके हैं, तो इनको तो सभी कोई जानते हैं। बहुत अच्छा लगा जान के। पर चलिए, मिष्ठान फूड जैसे और भी काउंटर्स डिस्कस करने में पड़ेंगे फिर विजय जी से। पर चलिए, ऐसे स्टॉक्स भी डिस्कस करने होंगे जहाँ पे और इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स मिले। पर आज कुछ ऑटो से जुड़े काउंटर्स में एक अच्छा एक्शन है। एक बार मितेश आपसे मदरसन, संवर्धना मदरसन पे राय जानना चाहेंगे। जितनी ऑटो एंसिलरीज हैं, आप देख लिए NDR ऑटो कंपोनेंट्स, हम इसके बारे में कम डिस्कस करते हैं। उसमें 20% का सर्किट लगा है। ऊनो मिंडा 3.5% ऊपर है। पर संवर्धना मदरसन एक बार फिर से कमबैक करने की कोशिश कर रहा है। हाल फिलहाल इसने एक अच्छा रन अप दिखाया है। कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे, और क्या कोई ट्रेड यहाँ पे बनेगा? डेफिनेटली सर, देखिए इसमें जो हर्डल है वो 118 का है, 118 का। तो हम उसी के लिए वेट कर रहे हैं कि 118 अगर ये क्रॉस
हो जाता है स्टॉक तो डेफिनेटली इसमें एक री रेटिंग होगी और उसके बाद जो एग्रेसिव टारगेट हमारे हिसाब से आ रहे हैं वो है 130 135। तो वेट एंड वॉच 118 के ऊपर अगर डेली चार्ट में क्लोज देता है ये स्टॉक तो डेफिनेटली 112 के स्टॉप लॉस से इसको खरीदना चाहिए। पहला टारगेट 130, दूसरा टारगेट 135 का है। ओके 130 155 के टारगेट्स के लिए 112 का स्टॉप लॉस लगा दें। इस बीच देखिए बैंक निफ्टी में करीब 175 की गिरावट हो चुकी है। निफ्टी 50 22 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं है पर हाँ वीकेंड पे जाते जाते थोड़ा सा हल्के होते हुए ज़रूर दिख रहे हैं बाजार। निफ्टी बैंक में आज थोड़ी सी गिरावट बढ़ती हुई नजर आई है। एक बार आपसे रत्नेश जानना चाहेंगे कि कोई बैंकिंग काउंटर जिसको आप शॉर्ट करके जाना चाहेंगे। आज कई सारे बैंकिंग के नाम, बंधन बैंक जैसे कि काफ़ी कमज़ोर है, सुबह से कोई भी सब्सटैंशियल रिकवरी नहीं है। क्या कुछ नज़रिया बन रहा है बैंकिंग स्पेस पे और कोई स्टॉक जहां पे कुछ शॉर्ट्स के अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं आप? अगर पूरा ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर देखे तो उसमें पीएसयूज तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी कुछ कमजोरी है। बंधन में डेफिनेटली जैसा आपने जिक्र करा है तो ये थोड़ा सा कंटिन्यू अंडर परफॉर्मेंस में बना हुआ है। बाकी बाकी हालांकि इसमें भी ऐसा कुछ बहुत ज्यादा शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटी पर ये अगर वापिस से 205 के नीचे क्लोज देता है अपने तो फिर इसमें जरूर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। बाकी दूसरे कुछ ऐसी बैंकों में मुझे नहीं लगता कि बड़े कुछ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी अभी बन रही है। शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटी नहीं है पर सुबह गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट भी आई थी। एसबीआई पे उनका डाउनग्रेड आया था तो सुबह से ही एसबीआई पे थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर है। अभी लगभग 1% की यहाँ पे गिरावट है। पर चलिए आने वाले हफ्ते के लिए कौन से बड़े इवेंट्स हैं जहाँ पे आपको नज़र रखनी है, अब ये पूरी लिस्ट जान लेते हैं। हमारी सहयोगी स्नेही हमारे साथ जुड़ रही हैं ये जानकारी देने के लिए। स्नेही बताइए। जी बिल्कुल, तो आइए देखते हैं कि अगले हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन के लिए बाजार की नज़र कहाँ रहेगी और कौन से महत्वपूर्ण क्यूज़ है जिन पर आपको अपना ध्यान बनाए रखना है। 26 फरवरी की बात करते हैं तो मुक्का प्रोटीन्स का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और जीपीटी हेल्थ केयर का आईपीओ बंद हो जाएगा। और 26 जनवरी आखिरी दिन है शेयर्स खरीदने के लिए डिविडेंड एलिजिबिलिटी के लिए नैटको फार्मा, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स और फिनोटेक्स केमिकल्स। 27 फरवरी की बात करते हैं तो प्लैटिनम इंडस्ट्रीज का आईपीओ खुलेगा। उसके साथ साथ एक्जिकॉम टेली सिस्टम्स ये आईबीओपी सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। इंटरनेशनल एनर्जी वीक है जो कि लंदन में है तो उसकी शुरुआत भी 27 फरवरी से होगी। आईसीआईसीआई बैंक का बोर्ड मिलेगा ये कंसिडर करने के लिए कि उनको आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के शेयर्स डीलिस्ट करने हैं या नहीं। वोडाफोन आइडिया का बोर्ड मिलेगा फंड रेजिंग के लिए। पैसा लो डिजिटल का बोर्ड मिलेगा एनसीडी इश्यूएंस के लिए वाया प्राइवेट प्लेसमेंट। और आखिर में साउथ इंडियन बैंक के जो शेयर्स हैं वो एक्स राइट्स इश्यू ट्रेड होंगे 1:4 के रेशियो में, तो इन सारे काउंटर्स पर ध्यान बनाए रखेगा। 28 फरवरी की बात करते हैं तो फीएम इंडस्ट्रीज़ के जो शेयर्स है वो एक्स बोनस ट्रेड होंगे 1:1 के रेशियो में। और G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक की मीटिंग होगी साओ पौलो में। 29 फेब की बात करते हैं तो MSCI इंडेक्स के चेंजेस होंगे। प्लैटिनम इंडस्ट्रीज आईपीओ बंद होगा। एक्जिकॉम टेली सर्विसेज का आईपीओ भी सब्सक्रिप्शन के लिए बंद हो जाएगा। और निफ्टी और निफ्टी बैंक का मंथली एक्सपायरी भी रहेगा। पीएफसी का बोर्ड जो है वो फंड रेजिंग के लिए मिलेगा। और आखिरी दिन होगा जुपिटर वैगन्स के शेयर्स खरीदने के लिए, उसके डिविडेंड की एलिजिबिलिटी के लिए। और बजाज ऑटो का रिकॉर्ड डेट भी है 29 फेब, तो इन सारे काउंटर्स पर अपना ध्यान बनाए रखेगा। और आखिर में 1 मार्च के बारे में बात करते हैं। मंथली ऑटो सेल्स और S&P ग्लोबल BMI डेटा आएगा इंडिया के लिए। और भारत हाईवेज इनविट का जो आईपीओ है वो सब्सक्रिप्शन के लिए बंद हो जाएगा। तो इन सारे काउंटर्स पर अपना ध्यान बनाए रखेगा। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान बनाए रखेंगे। और ये पूरा का पूरा इवेंट आपको बता दिया गया है जो अगले हफ्ते होने जा रहा है, क्योंकि सैटरडे संडे तो आप एंजॉय करना, आप थक गए होंगे मार्केट के अंदर। 3 बार लाइफ टाइम हाई लगा इस बार, तो आप देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। सारे के सारे इवेंट्स हमने आपकी स्क्रीन पे रखे। एक शेयर मेरे को और पता करना है। मैंने मितेश सर से अभी तक बात नहीं हुई है जब से शो में आया। मितेश सर, पहले तो माफ़ी चाहता हूँ, मैं एक बार भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ पाया। अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर 3:22 पर, और काफ़ी देर होगी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ पाया। एक IRCTC आप चेक करो सर अपने सिस्टम और मेथड पे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि मैंने थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन ले रहा हूँ आपसे। मेरे को पहला 1000 के ऊपर का, फिर 1200 का टारगेट चाहिए। ये आप अलाउ करते हो तो फिर इसको एंट्री करें, नहीं तो फिर छोड़ देते हैं। डिम्पल जी, देयर इज नो नीड टू से सॉरी, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ओके सर। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भले थोड़ा समय हो लेकिन आप स्टॉक बहुत चुन के लाते हो, मजबूर हो जाते हैं कि इसके ऊपर बोलना, लेकिन समय नहीं हो पाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल के ऊपर IRCTC आपने पकड़ा है।
सिस्टम और मेथड ने ऑलरेडी 920 के ऊपर रिकमेंडेशन कर दिया है, तो डेफिनेटली मेरी मोहर है इसके ऊपर। 1000 जल्दी आएगा और उसका ऑल टाइम हाई भी जल्दी आएगा। और अगले 1 से 3 महीने में, मतलब अगर एक क्वार्टर में अगर कोई स्टॉक जो हमें सरप्राइजिंग करे विद इन दिस बास्केट, तो वो IRCTC है। और गोइंग फॉरवर्ड भी आप देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट भी सब्सटेंशियल वो बढ़ेगा। तो डेफिनेटली ये मेरी मोहर है कि पहला 1000, दूसरा 1200 का टारगेट आएगा और 1 से 3 महीने में बहुत जबरदस्त ये स्टॉक जो है वो रिटर्न देगा। ये बात ठीक है आपकी, बढ़िया है। आप ये कह रहे हैं कि आपने मोहर लगा दी है, 1000 भी जाएगा, 1200 भी जाएगा, यानी कि इस शेयर पे आपकी मोहर है, बाय की बाकायदा लगाइए। और जिसके पास है वो तो अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है वो भी धीरे धीरे करके लेना चाहे तो लीजिए। एक चीज़ आप कोई भी गेस्ट आपको बार बार नहीं बोलेगा, लेकिन मैं उनके बिहाफ से बोल देता हूँ, आप अपना ना रिस्क रिवॉर्ड और फाइनेंशियल मैनेजमेंट चेक करके लिया करो। हाँ, ऐसा नहीं हो कि मैंने IRCTC बोला है, आप गेस्ट ने आपको दिया तो आप भर भर के ले लो। अपना रिस्क रिवॉर्ड ज़रूर चेक करना, क्योंकि शेयर ऊपर नीचे होंगे, उनके नेचर है, स्वभाव है, चलती मार्केट है ये, तो आपको थोड़ा मैनेज करके चलना है। एक और शेयर भी है थोड़ा रुका हुआ है, राजेश सर से पता करते हैं जरा कि आई चल सकता है। मैंने आज सुबह भी इसके बारे में जिक्र किया था, वो था IEX, 140-147 रुपये का बेस तो बन गया राजेश सर इसका। ये जो उठापटक होनी थी पहले न्यूज़ के साथ, वो तो लग रहा है कंप्लीट है, बेस तो बन गया है। बस मेरे को ये पता करना आपसे कि बेस का बेनिफिट ऊपर जाने में कब मिलेगा। ये जाएगा पहले 156, फिर उसके बाद की बात होगी, चलेगा या नहीं चलेगा ये बताइए आप। इसमें 156, 165 ये दो लेवल को क्रॉस करना जरूरी है। जब तक ये क्रॉस नहीं होंगे स्टॉक थोड़ा साइडवेज ही रहेगा। हमें लगता है कि 165 के बाद स्टॉक में एक अच्छी मूव आते हुए दिखेगी, क्योंकि ये एक बड़ा ब्रेकआउट होगा मंथली चार्ट पे 165 के ऊपर। एंड देन स्टॉक में फिर 200 प्लस के टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं। तो थोड़ा बाय एंड एक्यूमुलेट करेंगे जिनके पास थोड़ा पेशेंस है स्टॉक को होल्ड करने का, उनके लिए तो ये एक अच्छा स्टॉक है। काफी समय से स्टॉक ने एक दायरे में टाइम बिताया, तो बाय एंड एक्यूमुलेट करें। स्टॉप लॉस रखे 135 का, 165 पहला लक्ष्य। अगर वो ब्रेकआउट होता है तो 200-210 के टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं। को लेके जो लेवल्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। पर विजय जी, इस पूरे हफ्ते जो है फार्मा काउंटर्स ने अच्छा प्रदर्शन दिया है। देखिए फार्मा इंडेक्स ऑल टाइम हाई भी छुआ है। अगले हफ्ते के लिए कोई ऐसा काउंटर जो कि आपके रडार पे हो ना, अगले हफ्ते थोड़ी सी लंबी अगर आप स्ट्रेच कर ले तो, क्योंकि लार्ज कैप फार्माज में भी काफ़ी अच्छा एक्शन है, मिड कैप स्मॉल कैप भी बहुत अच्छी तरीके से बस कर रहे हैं। स्पार्क, डिशमिन, कार्बोजन, ये सभी काउंटर्स में अच्छी तेज़ी है। कोई स्टॉक जो कि स्टैंड आउट करता है आपके लिए? कंपनी है और जिस लेवल्स पे अभी अवेलेबल है 3640-45 पे, वहां से यदि कोई मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से भी लेता तो मुझे लगता है एक आराम से आपको 4000 और 4100 जाता हुआ दिखेगा। बहुत अच्छा करेक्शन हो चुका है, कंसोलिडेशन चल रहा है, क्वालिटी कंपनी है, APIs में बहुत ही अच्छा काम करती है। और जो कंपनी इतने सालों से टिकी हुई है मैदान में, तो उसको बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रूव करने की आवश्यकता है नहीं। तो नंबर्स भी ठीक हैं, नाम भी अच्छा है कंपनी का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक है और वेल प्लेस्ड है। मुझे लगता है चार्ट्स में भी जो मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है आपको। 200 DMA से सटा हुआ है अभी फिलहाल, तो अच्छे चांसेस है यहाँ से आपको बाउंस बैक मिले। तो डिवीज लैब्स में बिल्कुल बेधड़क मुझे लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए और बहुत अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। तो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं, यहाँ से खरीदिए और मुझे लगता है कि आपको अच्छा मुनाफा यहाँ पे मिलेगा। 4000 से 4100 के बीच में जाता हुआ दिखता है मुझे। मैनेजमेंट का भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है और साथ ही एक ऐसा काउंटर है जिसने अंडर परफॉर्म किया है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़रूर दिख रही हैं। हम आपसे आने वाले समय में फिर से एक बार इस पे बात करेंगे, पर कुछ ही समय बाकी रह गए हैं। हमने टाइटन पे भी आपके लिए एक राय ली थी, पर जाते जाते राजेश जी, कोई ऑटो काउंटर जो कि आपके रेडार पे हो, क्योंकि M&M, टाटा मोटर्स, इन सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। कोई स्टॉक जिस पे आप दाव लगाना चाहेंगे? M&M भी हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। स्टॉक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से आज स्टॉक वापस से अगर हम देखें तो वीकली क्लोज जिस तरीके से बनी, यहाँ पे हमें लगता है कंटिन्यूटी रहेगी मोमेंटम की। 1990-2000 तक की अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो M&M बाय किया जा सकता है ऑटोमोबाइल स्पेस से। स्टॉप लॉस होगा करीब 1890 के आसपास।
ठीक है जी, अब सिर्फ 1-1.5 मिनट रह गया मार्केट बंद होने का। क्वेश्चंस है नहीं और होने भी नहीं चाहिए, पूछना भी नहीं चाहिए, आपको लेना भी नहीं चाहिए। जो आपने ले लिया सो ले लिया। 6 घंटे का मार्केट है, उसके बीच में आपने बढ़िया से ट्रेड किया होगा और अगर कुछ रखा हुआ है तो आपको सारे ट्रेड पता ही हैं। आज जो ट्रेड मितेश जी ने दिए मैं उनको रिपीट कर देता हूँ एक बार। वेदांता दिया, रैलीज इंडिया दिया और पंजाब केमिकल्स दिया। राजेश सर कह रहे थे कि इंडस टावर को भी लेके जाओ, अभी और चलेगा। अदानी एंटरप्राइजेज और अंबुजा उनकी लिस्ट में है। चोपड़ा जी ने ऑलरेडी हमको जो 2 शेयर याद दिलाए वो थे एक जियो फाइनेंस, उनका कहना है कि इन्वेस्टर्स अभी भी इसके अंदर बने रहें। वाडीलाल इंडस्ट्रीज और क्रिसल के बारे में भी उन्होंने हमको जानकारी दी। रत्नेश जी ने बीईएल और एस्ट्रल के बारे में हमको बात बताया। तो ये कुछ एक स्टॉक्स थे जिसके बारे में आज चर्चा हुई थी। आपको अलग अलग स्टॉक्स हमने भी पूछे। बीएफ यूटिलिटी ज़रूर ध्यान रखिएगा। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस ऑलरेडी आपको बता हो गई है। टाइटन अभी सृष्टि ने आपके सामने चर्चा करी ली इसके बारे में। तो अलग अलग स्टॉक्स जहाँ जहाँ भी मजबूती है और स्ट्रेंथ है वो सब कुछ हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये हफ्ता मार्केट के लिए ठीक था, नए रिकॉर्ड स्तरों पर था और निफ्टी ने करीब 1% का नेट में रिटर्न दिया है। आज जो मार्केट की क्लोजिंग मिल रही है उसमें 1200 शेयर एडवांसेस के साथ है, 1100 शेयर डिक्लाइंस हैं। आपको आज कांटे की टक्कर दिख रही होगी, लेकिन ये वेटेज का कमाल है जिसकी वजह से ये ऊपर नीचे इंडाइसेस आपको दिख रहे हैं। शेयर्स की अंडरटोन मार्केट के अंदर उतनी खराब नहीं है। एक बार आप जरा मिड कैप और स्मॉल कैप का इंडेक्स भी दिखा दें। मैंने 3-4 दिन से आपको बार बार वो इंडेक्स इसलिए नोटिस करवा रहा हूँ क्योंकि उससे आपकी कन्विक्शन हाई या लो होगी। आपको ट्रेड नहीं करना स्मॉल कैप और मिड कैप में, लेकिन कन्विक्शन हाई और कन्विक्शन लो यानी कि ओवरऑल मार्केट को चेक करने के लिए इन दोनों इंडाइसेस का हरे निशान में रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये क्या करेंगे, सेंटिमेंटली वीकनेस मार्केट के अंदर लेके आएंगे, अंडर द टेबल जिसे हम कहते हैं, और वो धीरे धीरे आपको नुकसान पहुंचाएगी। फिर आप अब आ जाते हैं जरा आज की क्लोजिंग पे। तो कुल मिला के आज की क्लोजिंग ठीक है। लेवल के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, 22,200 के आसपास ही हम क्लोज हुए हैं। अभी तो 22,000 तक का स्टॉप लॉस है, वो भी वेरी इमीडिएट है। तो खोने के लिए अभी भी 200 पॉइंट है निफ्टी। उसके बावजूद भी मेरे को नहीं लगता कि सीरीज को लेकर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, बैंक निफ्टी को कम से कम आज क्लोजिंग 46,800 या फिर कोशिश करता 47,000 के आसपास दिखाता। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई है, वजह मैं बता देता हूँ आपको। लास्ट में चलते चलते जो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है HDFC, वो नीचे चला गया। SBI की प्रॉफिट बुकिंग हुई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसन भी टूट गए। तो इन्होंने क्या किया कि कंबाइंड वेटेज जो है उन्होंने थोड़ा नुकसान पहुंचाया। इकलौता ICICI बैंक ही ऐसा था जो बैंक निफ्टी के आज फेवर में खड़ा हुआ था। मैं फिर से बोलूंगा, मार्केट के अंदर इंडाइसिस से पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल है और मिल भी रहा है तो आपको रेंज का मिल रहा है और छोटे छोटे प्रॉफिट्स और छोटे छोटे चंक्स में मिल रहा है। लेकिन शेयर्स का ताबड़तोड़ तरीके से चल रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आज वोडाफोन आइडिया, एग्जाम्पल के लिए इंडस, एग्जाम्पल के लिए जियोफिन, एग्जाम्पल के लिए कुछ और विप्रो, IIT कंपनीज। तो ये सारे के सारे शेयर्स आपको अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। तो प्लीज़ इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्टॉक्स में 40% कंट्रीब्यूशन या एनर्जी आपकी होनी चाहिए और उसके अलावा आप अलग तरीके से देखिएगा मार्केट को। ठीक है सर, आज के मेहमानों का करते हैं शुक्रिया। विजय सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मितेश जी थैंक यू वेरी मच। राजेश सर थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और रत्नेश सर आपका भी थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। मज़ा आया आप सबसे बातचीत करके। उम्मीद करते हैं आप ये बढ़िया वीकेंड एंजॉय कीजिएगा। मंडे आपसे वापस मुलाकात होती है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सृष्टि को भी आप इजाज़त दीजिए। सृष्टि सुबह जल्दी उठ जाती हैं, फिर पढ़ती भी हैं, रिसर्च भी करती हैं, 2 सेक्टर हैं, एंकरिंग है, दुनिया जहान का काम है। आप उनको भी छुट्टी दीजिए और मेरे को भी छुट्टी दीजिए और उसके बाद आप अगले कार्यक्रम को एंजॉय कीजिएगा। नमस्कार।